हम लोग इस वीडियो सीरीज में झारखंड इकोनॉमिक सर्वे में जो भी महत्वपूर्ण डाटा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सबको एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम। ये चौथा वीडियो है अर्थात चौथा क्लास है। इसमें हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का जो छठा चैप्टर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इससे पिछला वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग चौथा चैप्टर डिस्कस किए थे। एक्चुअल में इस वीडियो में 5वां चैप्टर को डिस्कस करना था, लेकिन जैसा कि आपको बताया गया है पिछले वीडियो में भी कि जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमको यहाँ पे लग रहे हैं या इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर किसी चैप्टर में दिए गए हैं उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो लग रहा है कि 5वां चैप्टर में हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और ये भी नहीं है कि अगर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो उससे सवाल बनेगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ को डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे सबके लिए अवेलेबल है। आप थोड़ा सा वहाँ पे जाइए, मेहनत कीजिए, पढ़िए और 2-4 फैक्ट जो लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग इस वीडियो में छठे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि कृषि एवं संबंधित गतिविधियों से संबंधित है। आपको पता होगा जेपीएससी के एग्जाम में या जेपीएससी में स्पेशली मेंशन, जो सिविल सर्विस का एग्जाम के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें स्पेशली मेंशन किया गया है एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्लस जेएससीसी हो गया या दूसरे जो भी झारखंड से संबंधित एग्जाम है, अगर उसमें कृषि से संबंधित प्रश्न आते हैं तो यहाँ जो भी डाटा दिया गया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं मेंस में तो उसके लिए तो एक तरह से कह सकते हैं रामबाण है। बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको जानने को मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि झारखंड में कौन से फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, कौन से फ्रूट्स का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, किस फर्टिलाइजर का हम सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, या इरीगेशन का क्या पोजीशन है, यहाँ पे किस तरह के भूमि के वितरण है, कितना में कृषि किया जा रहा है, कितना जो बंजर भूमि है, ये सब सारा चीज़ जो है जानने को मिलेगा। चैप्टर के लास्ट में आपको बहुत सारे योजनाएं बताए गए हैं। जैसे कि हम लोग गाइड बुक में इधर उधर से पढ़ते हैं ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर्वे में जो योजना दिया गया है उसको आप याद रखिए और उस योजना में जो डाटा दिए गए हैं उसको याद रखिए, क्योंकि सरकार जो है बता रही है कि हम कौन कौन से योजना चला रहे हैं और क्या क्या मेरे पास डाटा है। तो जो गाइड बुक है उसमें तो आपको अगर पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन जब समय है तो इस तरह के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको भी आप देखिए और उसमें जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। चलिए देर ना करते हुए हम लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं। सबसे पहला तो यही आता है कि अगर खेती करते हैं तो खेती और इससे संबंधित गतिविधि से हमारे राज्य में कितना इनकम होता है। तो अगर यहाँ पे पढ़िएगा तो जीएसवीए के टर्म में, जीएसवीए वगैरह सारा चीज़ आपको बता दिया गया है। उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्लास के वीडियो को आप देख चुके होंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बस एक लाइन में आप समझ लीजिए कि जीडीपी निकालने का एक क्या है तरीका है। जीडीपी क्या होता है, साल भर में आपके राज्य में जो उत्पादन हो रहा है वही जीएसडीपी, एस यहाँ जब भी जोड़ देते हैं तो स्टेट आ जाता है बस, और वही चीज़ है जीडीपी बोल रहे हैं या जीएसडीपी। जीडीपी कंट्री के टर्म पे बोलते हैं और जीएसडीपी स्टेट के टर्म पे बोलते हैं। तो यहाँ पे जीएसवीए दिया गया है, ग्रॉस वैल्यू एडेड करके यहाँ पे दिया है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में एस जोड़ दीजिएगा तो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड होता है। अब इसको जो है वहाँ पे अगर आप देखिएगा तो बताया गया है, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि झारखंड में के इनकम में हम कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कर सकते हैं, या इनकम ही के बारे में बात कर रहा है। जीएसवीए क्या है, इनकम के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका कृषि और संबंधित गतिविधि से कितना कमाई होता है तो 11.6%। तो इस तरह से कृषि राज्य के आय में 11.6% का कंट्रीब्यूशन करती है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे अगर इसको करोड़ के टर्म पे देखे जाए, कितना करोड़ रुपया एग्जैक्ट वैल्यू में देखा जाए तो ये 2 टर्म में दिया गया है। एक करंट वैल्यू के टर्म पे दिया गया है और एक बेस ईयर के टर्म पे दिया गया है। तो इस तरह से ये जो करंट है और ये जो है बेस ईयर के टर्म पे दिया है। अब ये चीज़ भी हम फर्स्ट क्लास के वीडियो में यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। करंट मतलब वर्तमान। जैसे कि अगर आप एक कोई भी सामान, आप मान के चलिए कोई जूता ही खरीदने जा रहे हैं, जिस कंपनी का जूता या जिस ब्रांड का जो भी जूता खरीद रहे होंगे 2025 में, उसका दाम क्या 2011-12 में उतना ही होगा? नहीं, उसका दाम क्या होगा, कम होगा। या पेट्रोल डीजल का दाम से ही आप तुलना कर सकते हैं। अगर अभी 100 रुपये लीटर पेट्रोल है तो क्या 2011-12 में भी 100 रुपये लीटर होगा? नहीं होगा, उस समय कम दाम होगा। तो हम जब तुलना कर देते हैं ना किसी बेस ईयर से, तब वो हो जाता है कांस्टेंट प्राइस। इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो पुराने वीडियो देखे होंगे उसको समझ में आ गया होगा। तो अगर कांस्टेंट प्राइस पे देखा जाए तो यहाँ पे दिया है 13,441 करोड़ रुपया कृषि और संबंधित गतिविधि से राज्य का कमाई हो रहा है। अगर करंट का वर्तमान समय के तौर पे अगर
देखा जाए तो 29,425 रुपया का यहाँ पे कमाई हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये जो स्लाइड में दिया गया डाटा है वो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला है GSBA में एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी, यानी कि एग्रीकल्चर और संबंधित गतिविधियां। संबंधित में क्या हो गया, फिशरीज हो जाएगा और भी पशुपालन वगैरह आता है जो कि कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो उन सब गतिविधियों को देखा जाए तो हम लोग देखते हैं GSBA में ये जो एग्रीकल्चर है और इससे संबंधित गतिविधि है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 11.6 है। करेंट प्राइस में अगर देखें तो 29,425 करोड़ का ये कंट्रीब्यूशन करते हैं राज्य के इनकम में, और अगर कांस्टेंट प्राइस में निकाला जाए तो 13,441 करोड़ रुपया का इनका कंट्रीब्यूशन है। चलिए फर्स्ट स्लाइड समझने के बाद अब सेकंड स्लाइड यहाँ पे हम लोग समझते हैं। सेकंड स्लाइड में जो भी यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं ये बस इसलिए दिए गए हैं ताकि आने वाला जो स्लाइड है वो आपको समझ में आ जाए। कुछ यहाँ पे दिया गया है टर्म, उसको समझाया गया है, तो वो चलिए टर्म को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है ये बैरन लैंड। बैरन लैंड क्या होता है, यानी बंजर भूमि जो कि खेती करने लायक जमीन नहीं है, उसको हम लोग बैरन लैंड कहते हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर एरिया अंडर द परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, इसको समझ लीजिए, सीधा सीधा समझ लीजिए घास की भूमि, जिसमें चारागाह का भूमि हम कह सकते हैं। फिर है फॉरेस्ट जंगल, आप समझ ही रहे हैं। लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ऐसा भूमि जहाँ पे खेती नहीं किया जा रहा है। तो खेती कहाँ पे नहीं किया जाएगा, जैसे कहीं पे गांव बस गया है, शहर बस गया है, या कहीं बांध बन गया, बांध वहाँ पे बनाया गया है, या अगर कहीं पे इंडस्ट्री वगैरह लगाए गए हैं जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो ज़मीन है वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। फिर दिया गया एरिया अंडर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स करके, यहाँ पे मतलब अलग अलग प्रकार के वहाँ पे पौधे होंगे और झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। फिर है आपका कल्चरेबल वेस्ट लैंड, मतलब ऐसा भूमि जो खेती करने लायक है लेकिन फिर भी हम उसको खेती नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक फैक्चुअल टर्म है जो कि आपको सवाल में पूछ सकता है, कितना साल से, तो 5 साल से। तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो होता है ऐसा भूमि, जैसे कि मान के चलिए आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है लेकिन उस टुकड़े पे पिछले 5 साल से खेती नहीं हो रहा है, तो उसको इस कैटेगरी के अंतर्गत रखिएगा। उसके बाद करंट फैलो, मतलब ऐसा जमीन, मानी चलिए जमीन जिसमें हम खेती कर सकते हैं लेकिन ये जो है पिछले 12 महीने से खेती किया नहीं जा रहा है। इसमें हो सकता है 2 महीना हम लोग यहाँ पे पहले खेती किए थे, अभी वो खाली पड़ा हुआ जमीन है, या 3 महीना पहले खेती किए थे अभी खाली, या 4 महीना, 6 महीना, 7 महीना, मैक्सिमम कितना जाना है, तो आपका 12 महीना, मतलब 1 साल से कम समय से अगर कोई भूमि ऐसे छोड़ा हुआ है तो जिसमें खेती किया जा सकता है, तो उसको हम लोग करंट फैलो लैंड कहते हैं। जैसे होता है ना कि गर्मी में पानी नहीं है तो हम लोग क्या किए, 6 महीने के लिए खेती नहीं किए। जैसे बरसात आया मई जून के आसपास में, यहाँ जून में पानी आना शुरू किया तो जुलाई आसपास से हम लोग जुलाई अगस्त में वहाँ पे धान रोपना शुरू कर देते, खेती कर देते हैं। तो उस तरह का जो जमीन होगा उसको करंट फैलो लैंड में रखेंगे। फैलो अदर देन करंट फैलो, मतलब करंट फैलो के अदर देन यहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब उससे थोड़ा सा अलग है। तो इसमें अगर पढ़िएगा तो यहाँ पे हुआ है कि 1 साल से अधिक और 5 साल से कम, क्योंकि 5 साल से अधिक हो जाएगा तब तो इस कैटेगरी में आएगा, 1 साल से कम होगा तो इस कैटेगरी में आएगा। तो इसके बीच यानी 1 साल और 5 साल के बीच अगर कोई भूमि है जिसमें खेती नहीं किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे फॉलो अदर देन करंट फैलो। अभी इसका परसेंटेज देगा ना, इसलिए यहाँ समझाया जा रहा है। फिर नेट एरिया जोन जिसमें खेती किया जा रहा है, अभी समझ में आपको आ जाएगा कि क्यों ये सब हम आपको बता रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है नेट सोन एरिया, यानी कि लगातार इसमें क्या किया जा रहा है, खेती किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे आपका अगर 100 एकड़ है तो उसमें 13 एकड़ भूमि जो है उसमें लगातार सालों भर खेती किया जा रहा है, चाहे वो रबी फसल हो, खरीफ फसल हो, जायद फसल हो, सब फसल यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। लेकिन वहीं पे अगर देखिएगा करंट फैलो लैंड, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 1 साल से कम समय के लिए, यानी कि 1 महीना से लेके 12 महीना तक अगर यहाँ पे खेती में कुछ गैपिंग किया गया है, जैसे कि हम पिछले 3 महीना से खेती नहीं कर रहे हैं, या 4 महीना से नहीं कर रहे हैं, 6 महीना से, 8 महीना, 10 महीना से, तो उस तरह का जो भूमि है वो कितना परसेंट है, 20%। मतलब हम कह सकते हैं इन दोनों में फिलहाल खेती किया जा रहा है, इसमें लगातार किया जा रहा है, इसमें 2-4 महीना, 6 महीना, मैक्सिमम 12 महीना का गैपिंग रखा जा रहा है। तो इस तरह का कितना भूमि है, तो 20% और 13%, यानी कि टोटल मिला के 33%। तो 33% में हम लोग मान के चल सकते हैं खेती फिलहाल हो रहा है, जिसमें 13% ऐसा भूमि है जिसमें लगातार खेती हो रहा है, 20% ऐसा भूमि है जिसमें कुछ महीनों का गैपिंग है। उसके बाद यहाँ पे फॉलो लैंड अदर देन करंट फैलो लैंड, इसीलिए आपको पहले उस टर्म को बताया गया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और देख लीजिएगा, या तो आपको PDF दिया होगा वहाँ पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको हम बताए थे 1 साल से, यहाँ पे ये क्या है, महीना है, ये क्या है, महीना है, और यहाँ पे 1 साल से लेके 5 साल के बीच अगर खेती नहीं किया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉलो लैंड अदर देन करंट फैलो लैंड। मतलब 15% ऐसा जमीन है जो पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैक्सिमम कितना साल, 5 साल, 5 साल से वहाँ पे खेती नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे उस तरह का भूमि जो है वो कितना परसेंट है, 15%। और कल्चरेबल वेस्ट लैंड यहाँ पे है, यानी कि
पिछले 5 साल से अधिक समय से उसमें खेती नहीं किया जा रहा है, तो उस तरह का भूमि कितना है 5%। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेट सोन यानी कि सालों भर खेती हो रहा है। आपका करंट फॉलो यानी कि 2-4 महीना, 4 महीना, 6 महीना, मैक्सिमम 12 महीना के गैपिंग के बाद उसमें हम खेती कर ले रहे हैं। फिर है फॉलो लैंड अदर देन करंट फॉलो, इसमें क्या हो रहा है 1 साल से 5 साल के बीच का गैपिंग हो सकता है, 2 साल का गैप लिए, हो सकता है 3 साल का गैप लिए, 4 साल का, 5 साल का गैप मैक्सिमम ले सकते हैं, तो इस कैटेगरी में रखता है। इसका 15% है। अगर 5 साल से ज़्यादा समय से वो भूमि जो है वो छोड़ा हुआ है, वहाँ खेती नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कल्चरेबल है, यानी कि खेती किया जा सकता है लेकिन फालतू का पड़ा हुआ है, वेस्टलैंड है। तो इस तरह से ये दिया गया है। फिर यहाँ पे दिया गया है मिसलेनियस वगैरह 2% यहाँ पे दिया गया है। फिर घास का जो चरागाह भूमि है वो 1% है, बंजर भूमि है 7%, और ऐसा भूमि जो कि नॉन एग्रीकल्चर वाला है जैसे कि ग्रामीण है, शहरी क्षेत्र है, इंडस्ट्री है, बांध है, उस तरह का 9% है, और फॉरेस्ट लगभग कितना है 28%। तो देखिए आपको बोले ना कि आपका जो राज्य है उसमें कितना खेती हो रहा है, कितना फॉरेस्ट लैंड है, कितना में शहरी बसावट है, ग्रामीण बसावट है, या ऐसा ज़मीन जिसमें नॉन एग्रीकल्चर यूज किया जा रहा है, नॉन एग्रीकल्चर की तरह उसको यूज किया, वो सारा डाटा आपको इसी चार्ट से देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें कोई भी टर्म आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाइए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि कितना % कौन सा भूमि है। उम्मीद करते हैं ये स्लाइड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इस स्लाइड को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए थोड़ा सा धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिएगा तो सब चीज़ जो हम बता रहे हैं वो समझ में आएगा। और कभी कभी देखिए होता है क्या ना कि हम जो भी बता रहे हैं हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो उस टर्म को ढूंढ लीजिए। गूगल तो आपके पास है, चैट जीपीटी आपके पास है ना, AI का आजकल ज़माना है। तो अगर कहीं पे कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा है या हम जो भी चीज़ बता रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो खुद से भी थोड़ा बहुत मेहनत करके उसको आप जान सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग या इस स्लाइड को समझने का प्रयास करते हैं। बोलता है यहाँ पे दिया गया है परसेंटेज एरिया ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग। तो लैंड होल्डिंग जो है अलग अलग प्रकार का भूमि होता है। जैसे कि किसी के पास एक ही भूमि का टुकड़ा है जो कि 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, तो उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे, उसको लार्जर के अंतर्गत रखेंगे। अगर 10 हेक्टेयर से कम है तो उसको मार्जिनल में हम रख सकते हैं, स्मॉल में रख सकते हैं, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच है। तो इस तरह से सबको अलग अलग कैटेगराइज किया गया। तो आपको यहाँ पे बताया गया है इस ग्राफ में कि कौन से भूमि जो है वो कितने % है। जैसे लार्जर भूमि अगर आप देखिएगा जो कि 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा बड़ा भूमि है तो वो कितना % है 10% है। जैसे कि मानी चलिए एक ऐसा ज़मीन जो कि 10 एकड़ इससे ज़्यादा है, 20 एकड़ है, 50 एकड़ का ज़मीन है, एक ही जगह है, तो उस तरह का जो है ज़मीन आपको कहाँ देखने को मिलता है, बहुत कम ही देखने को मिलता है। सब में तो किसी का अब तो यहाँ पे बंटवारा हो जाता है ना, बंटवारा हो जाता है, किसी का 1 एकड़ है, किसी का 50 डिसमिल है, किसी का 60 डिसमिल है, किसी का 10-15 डिसमिल है, तो किसी का 2 एकड़ है। तो इस तरह से यहाँ जो है आपका देखा जाता है कि आपका भूमि जो है अगर 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है एक साथ तो उसको लार्जर कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ऐसा झारखंड में कितना % है, मात्र 10% है। मार्जिनल जो है वो 24% है, स्मॉल जो है वो 18% है, सेमी मीडियम जो है 24% है, और मीडियम जो है 23% है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये जो सोर्स है वो, ये जो ग्राफ है वो बता रहा है कि बड़े भूमि कितने हैं, तो बड़ा भूमि का टुकड़ा जो है बहुत कम है, मात्र 10%। उससे छोटे मार्जिनल में 24%, स्मॉल में 18%, सेमी मीडियम में 25%, और मीडियम जो है वो 23%। अब नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं, इसी से रिलेटेड है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, थोड़ा सा एकदम आराम माइंड से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सेम चीज़ है, परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे नंबर दिया था, वहाँ पे एरिया दिया था। थोड़ा सा पीछे वाला स्लाइड देख लीजिएगा, वहाँ पे एरिया था और यहाँ पे क्या है नंबर। यहाँ पे देखेंगे पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जो बड़ा ज़मीन है, जैसे कि मेरे पास अगर 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि वाला टुकड़ा का ज़मीन है तो हम जो है जो लार्जर लैंड होल्डिंग में क्या आएगा, मेरा गिनती आएगा। तो ऐसे कम ही लोग होंगे ना, हम बोले ना कि आजकल तो बंटवारा हो कि छोटा छोटा ज़मीन का टुकड़ा हो गया, तो किसके पास यहाँ पे 10 हेक्टेयर या 20 हेक्टेयर ज़मीन होगा, छोटे छोटे सबके पास यहाँ पे छोटे किसान है, भूमि भी क्या होता है छोटा। तो आप देख सकते हैं लार्जर वाला के पास मात्र कितना % है, 1%। मतलब 1% ऐसा व्यक्ति है जिसके पास लार्जर भूमि है। वही चीज़ को यहाँ पे दिया है, बहुत फ्यूअर नंबर है, मात्र 1% है लैंड होल्डर्स, यानी कि ऐसे लोग जो कि ज़मीन को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, लार्जर होल्डिंग अबव देन 10 हेक्टेयर। जैसे कि हम हैं, तो अगर मेरे पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है तो हम इस कैटेगरी में आएंगे, इस 1% के अंतर्गत हम आएंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपका भी ज़मीन अगर 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो आप किस % में आइएगा, 1% के अंतर्गत। बोलते हैं ना धनी लोग वैसे भी बहुत कम है, तो ऐसे बहुत कम ही लोग मिलेंगे जिसके पास बड़ा ज़मीन का टुकड़ा होगा। उसके बाद बोलता है कि ये टोटल 10% को क्या करते हैं, कवर करके रखें। 1 ही % आदमी है जो कि 10% एरिया को कवर करके रखा है। फिर से हम समझा रहे हैं,
1% आदमी का संख्या, यानी कि अगर माने चलिए 100 व्यक्ति, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, 100 व्यक्ति है, 100 व्यक्ति है और यहाँ पे 100 हेक्टेयर है, आपका 100 हेक्टेयर है, तो 100 व्यक्ति में से मात्र एक व्यक्ति के पास यहाँ पे कितना भूमि होगा, 10 हेक्टेयर भूमि होगा। यहाँ पे 10 हेक्टेयर क्या होगा, भूमि होगा। समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं। अगर 100 व्यक्ति मान लेते हैं और ज़मीन कितना है, 100 हेक्टेयर ज़मीन है, दोनों क्या है 100। तो यहाँ 1% और 10% में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए तो 100 व्यक्ति में मात्र एक व्यक्ति के पास यहाँ पे 10 हेक्टेयर भूमि है और यहाँ पे दिया गया है कि टोटल भूमि कितना है, 100 हेक्टेयर है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यहाँ ऐसे अगर करते तो होना चाहिए था ना, एक व्यक्ति के पास एक हेक्टेयर, अगर बराबर रहता तो एक व्यक्ति के पास 1 हेक्टेयर होना चाहिए, लेकिन कम ही व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 10 हेक्टेयर है, बाकी 99 व्यक्ति होगा जिसके पास 10 हेक्टेयर से छोटा भूमि यहाँ पे होगा। तो ये तो हम व्यक्ति में हम यहाँ पे निकाले ना, परसेंटेज में आप देखिएगा तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे आएंगे जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा बड़ा का भूमि होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो अब हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा अपने समय मेहनत कर लीजिए, पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ये और भी यहाँ पे दिया गया है मार्जिनल के बारे में। मार्जिनल कितना परसेंट है, 70%। तो ज़्यादातर लोगों के पास छोटा ही भूमि आपको देखने को मिलेगा। स्मॉल जो है 15% के पास, सेमी मीडियम जो है वो 10% के पास और मीडियम जो है वो आपके 4% लोगों के पास देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है 70% ऑफ लैंड होल्डर मार्जिनल कैटेगरी लैंड ओनली 24% ऑफ एरिया। तो अभी इससे जस्ट पूरा पीछे वाला स्लाइड में फिर से हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए यहाँ पे मार्जिनल 24%, तो ये एरिया है ना। ये 100 एकड़ था, यहाँ पे क्या था 100 एकड़, तो 100 एकड़ में या 100 हेक्टेयर में मात्र 24 हेक्टेयर जो है मार्जिनल में है। और मार्जिनल वाला को ही कितना लोग रखे हुए हैं, 100 व्यक्ति है तो 70 व्यक्ति किसके पास है, किस तरह के भूमि रखते हैं, मार्जिनल टाइप के भूमि रखते हैं। तो देख रहे हैं ना, व्यक्ति ज़्यादा है ज़मीन कम है। तो वैसे भी एक गांव में आप आसपास नज़र दौड़ाइए, आपके गांव में 2-4 ऐसे अमीर देखने को मिल जाएंगे जिसमें 100 गरीब उसमें समाज है। मतलब 100 गरीब लोगों के घर के बराबर एक अकेला क्या होता है, अमीर। तो वही है, मार्जिनल भूमि जो है वो ज़्यादा लोगों के पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ मार्जिनल भूमि है टोटल 24% और इसको कितना लोग रखे हुए हैं, तो लगभग 70% लोग जो है मार्जिनल भूमि को ही एक्वायर करते हैं। तो वही चीज़ को यहाँ पे दिया है, इस लाइन को आप पढ़ लीजिएगा खुद ब खुद तो समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा है नहीं। आगे बोलता है 24% ऑफ एरिया ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग्स, ये तो पढ़ दिए। एंड इम्प्लीकेशन ऑफ दिस सिनारियो इन इज दैट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैव टू बी फेस सेवरल चैलेंजेस इंक्लूडिंग प्रोडक्टिविटी लिमिट एक्सेस। तो जो भी छोटे हैं या स्मॉल या मार्जिनल किसान हैं वो अलग अलग तरह के चैलेंजेस को ये क्या करते हैं, एक तरह से कहिए वो चैलेंजेस उसको मिलता है, जिससे कि आपका लो प्रोडक्टिविटी, ज़मीन का छोटा छोटा टुकड़ा है तो उसमें उत्पादन कम होगा। लिमिट एक्सेस, बहुत सारे चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है तो वहाँ पर ना ट्रैक्टर ले जा सकते हैं, ना कोई चीज़ ले जा सकते हैं। इरीगेशन का भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह के अलग अलग तरह की समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है। तो ये दिया गया है एग्रो क्लाइमेट जोन। तो एग्रो क्लाइमेट जोन जो है वो आपको झारखंड ज्योग्राफी जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे पढ़ने को मिलता भी होगा। तो 3 एग्रो क्लाइमेट जोन में यहाँ पे बांटा गया है, वेस्टर्न प्लेट्यू, उसके बाद साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू जोन और सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू जोन। तो सबसे ज़्यादा जो एग्रो क्लाइमेट जो एरिया आता है वो आता है सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू जोन, जो कि रेड कलर में यहाँ दिया गया है। साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू में मात्र 3 गो आता है, जो कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये 3 जिला जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। पीला कलर का जो दिया गया है वेस्टर्न प्लेट्यू जोन, नाम से ही पता चल रहा है वेस्टर्न है, ये क्या है ईस्टर्न और सेंट्रल है। तो इस तरह से ये आ रहा है। पर्टिकुलर जिला देखिएगा तो ये मैप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अगर मैप आपको पता होगा गोड्डा किधर है, पलामू किधर है, या सिंहभूम किधर है, या लोहरदगा सिमडेगा किधर है, तो आप जो है थोड़ा बहुत गेस कर सकते हो। और नहीं तो यहाँ पे स्लाइड में दिया गया है, आराम से इसको आपको जब पीडीएफ दिया जाएगा तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड को समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें तो यहाँ खरीफ प्रोडक्शन दिया गया है। खरीफ फसल हम लोग किसको कहते हैं, जो बरसात के मौसम में लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ के नाम से उसको जानते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं खरीफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है। तो बोलता है उसका क्या स्थिति है प्रत्येक जिला में। तो रांची हो गया, ईस्ट सिंहभूम हो गया, वेस्ट सिंहभूम हो गया, इसमें जो है सबसे ज़्यादा खरीफ फसल यहाँ पे उत्पादन किया जा रहा है। वहीं पे खराब सबसे स्थिति है खरीफ फसल में वो धनबाद का, सबसे खराब स्थिति, सबसे कम उत्पादन होता है धनबाद हो गया, लातेहार हो गया, पाकुड़ हो गया। इसको आप ग्राफ में समझिए। आप देखिए यहाँ पे तो आपको दिखेगा
रांची में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है, टन में दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, ये टन में दिया गया है। तो ये 400 वाला जो टन है ना, उससे भी ऊपर यहाँ पे जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर में जा रहा है, यानी 400 टन से ज़्यादा जो है इस जिले में प्रोडक्शन हो रहा है खरीफ फसल। और वहीं पे देखिएगा धनबाद में तो ये जो है 50 टन वाला जो लाइन है ना, उससे भी नीचे देखने को मिल रहा है, यानी 50 टन से भी कम उत्पादन हो रहा है। और मात्र एक ऐसा जिला है जिसका 50 टन से उत्पादन कम हो रहा है खरीफ फसल का। तो याद रखिएगा, ये धनबाद है और ये है रांची। उसी में तरह अगर आप देखिएगा वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, तो ये जो है आपका 350 से 400 के बीच है, तो यानी कि ये टन में दिया गया। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, ईस्ट सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, कुछ ऐसे यहाँ पे जिला हैं जो जिसमें खरीफ फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए बोला ना कि ये डाटा अगर देखिएगा ना, आप गाइड बुक पढ़े होंगे तो हमको नहीं लगता है इस तरह के डाटा जो है गाइड बुक में आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा खरीफ फसल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, रांची, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम जैसे जिले में, और सबसे कम प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो आपका धनबाद हो गया, लातेहार हो गया और पाकुड़ हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को समझते हैं। यहाँ पे रबी फसल के बारे में दिया गया है। तो रबी फसल में अगर देखा जाए, रबी जो ठंडे के मौसम में लगाया जाता है, तो रबी के फसल में अगर देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो गढ़वा हो गया, सिमडेगा हो गया और कोडरमा जो हो गया, वो जो है ज़्यादा उत्पादन करते हैं। जबकि यहाँ पे आपका बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट दिया होगा, चलिए इसी से देख लेते हैं। वहाँ पे अगर नहीं लिखा होगा, लिखा भी होगा तो अभी नहीं दिख रहा है तो छोड़िए। गढ़वा देखिए, गढ़वा जो है 80 और 70 टन के, यहाँ भी टन ही दिया गया है, उसके बीच आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन रबी फसल का जो होता है वो गढ़वा होता है। एक चीज़ आप पिछला स्लाइड से अगर तुलना कीजिएगा तो आपको पता चलेगा रबी फसल का उत्पादन कम हो रहा है। वो देखिए 70-80 टन में ही आ रहा है, वो 350-400 टन से भी ज़्यादा जा रहा था रांची जिला में। तो रबी फसल का उत्पादन कम होता है, खरीफ फसल का। तो ऐसा भी बरसात में ज़्यादा लोग खेती करते हैं, वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा ही होता है। तो गढ़वा हो गया। उसके बाद दूसरा दिया है सिमडेगा। तो सिमडेगा ढूंढिए कहाँ पे दिया गया है, सिमडेगा आपका, सिमडेगा कहाँ है, सिमडेगा यहाँ पे दिया है। ये जो ग्राफ है आपका देखिए 60 टन के आसपास जो है वो क्रॉस कर रहा है। उसके बाद तीसरा नंबर में है कोडरमा। तो कोडरमा भी ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे स्लाइड में यहाँ पे दिया है 60 से थोड़ा सा ये क्या है, कम है। तो इस तरह से यहाँ पे ये 3 जिला जो दिया गया है वो दिया गया है रबी फसल में सबसे अग्रणी उत्पादन में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका कम में देखिएगा तो कम में चलिए वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ही देख लेते हैं। धनबाद में देखिए खरीफ में भी सबसे कम उत्पादन करता था और ये 10 टन भी उत्पादन नहीं कर पा रहा है आपका रबी फसल। तो इस तरह से यहाँ पे दिया है और ये सर्वे का डाटा है ना, हम अपने तरफ से कुछ बता भी नहीं रहे। रांची की स्थिति खरीफ फसल में तो बेहतर है, लेकिन अगर रबी फसल में देखें तो गढ़वा की स्थिति सबसे क्या है, बेहतर है। तो इस तरह से आप तुलना कर सकते हैं, जो कि अगर मेंस में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ आप लिख रहे होंगे और इस तरह के डाटा अगर कभी लिखने का मौका आ जाएगा तो आप देखिए नंबर कितना बेहतर आता है। कहते हैं ना इकोनॉमिक्स में नंबर नहीं आता है, आप डाटा सही तरीके से यूज कीजिएगा तब ना नंबर आएगा, ऐसे तो नंबर थोड़ी दे देगा। अब चलिए यहाँ पे दिया गया है ईयर वाइज प्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब सब्जी का उत्पादन। यहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा कौन कौन से सब्जी का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा उत्पादन जो हो रहा है वो आलू का हो रहा है। कहाँ, पोटैटो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा तो पोटैटो लिखा हुआ है, आलू लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर में आ जाता है पीस यानी मटर, कैबेज यानी कि बंधा गोभी। तो सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन हो रहा है, उसके बाद आपका मटर का हो रहा है, फिर कैबेज का होता है। यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पे पीस, यहाँ पे ग्रीन जो होती है मटर है वो दिया गया है। उसके बाद कैबेज दिया है, बंदा गोभी दिया गया है। उसके बाद आलू जो पोटैटो वो कहाँ पे दिख रहा है, पोटैटो कहीं भी दिख रहा है, पम्पकिन से यहाँ पे बीटर कहाँ, पोटैटो, हाँ यहाँ पे पोटैटो देखिए। अब इस लाइन में, इस स्लाइड में देखिएगा तो 771.4 देखिएगा। पीस देखिएगा तो यहाँ पे दिया है 367.69। कैबेज देखिएगा तो 30439। बाकी इसके है ना जो भी स्लाइड है आपको इससे कम ही देखने को मिलेगा। कैबेज के बारे में आगे दिया गया है कि कॉलीफ्लावर एक बार यहाँ पे क्या कर लिया था, वो ओवरलैप कर लिया गया था। तो कॉलीफ्लावर जस्ट जो फूल गोभी है वो ज़्यादा का उत्पादन हो रहा था। कब उत्पादन हो रहा था, देखिए यहाँ तो कम है, यहाँ ज़्यादा दिख रहा है 300 और यहाँ पे 298 दिख रहा है। उसके बाद 2000 आपका 23-24 में देखिएगा तो यहाँ पे भी 297 और यहाँ पे देखिएगा तो 304, मतलब यहाँ ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिर 23-24 में देखिए, 22-23 में देखिएगा तो 302 देखने को मिल रहा था और यहाँ पे 317, मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वो 302 है, ये 317। तो इससे पहले मतलब 24 और 25 में आपका बंधा गोभी का उत्पादन ज़्यादा था और यहाँ पे आपका 23 में फूल गोभी का उत्पादन ज़्यादा था। तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है कि सबसे ज़्यादा राज्य में आलू का उत्पादन होता है, सेकंड नंबर में मटर का उत्पादन होता है, तीसरा नंबर में बंधा गोभी, फूल गोभी आते रहता है, जाते रहता है। तो
जैसे है आपको इस तरह से याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं ईयर वाइज प्रोडक्शन एरिया इन डिफरेंट फ्रूट्स, फल के बारे में देखते हैं कि कौन सा फल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे भी गेस कर सकते हैं, आम जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है, मैंगोज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके बाद सेकंड थर्ड नंबर में कौन आता है, जैक फ्रूट और गुआवा यानी कि कटहल, और दूसरा है आपका अमरूद। तो इस तरह से ये जो है सबसे फर्स्ट नंबर आता है आम, दूसरा नंबर आता है कटहल और तीसरा नंबर में आता है गुआवा। अब देख लीजिए यहाँ पे होगा तो सबसे पहले यहाँ पे गुआवा हमको मिल रहा है तो उसको कर रहे हैं, मैंगो यहाँ पे देखिए, और उसके बाद यहाँ पे और क्या दिया गया है, जैक फ्रूट। अब यहाँ पे उत्पादन देख लीजिए, लास्टली हम यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे 101.89 दिया गया है। उसके बाद मैंगोज में यहाँ पे दिया है 532.17, जैक फ्रूट में दिया गया है 199.66। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2024-25 में भी 101 लगभग दोनों बराबर है, 199 ये भी है ना, लगभग यहाँ से थोड़ा सा कम है, ये 0.94 था, ये 0.66 है, यहाँ 530.17 है, यहाँ 532.17 है। तो कंपेयर कर सकते हैं, मोटा मोटी आपको कंपेयर करके तो वो याद रहेगा भी नहीं उतना, तो इतना तो याद रहेगा ना कि सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन, ये तो सभी कोई गैस कर सकता है। दूसरा याद रखिएगा कटहल का, और तीसरा नंबर में किसका आता है, तो तीसरा नंबर में आता है आपका अमरूद का। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड को समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्या, मिल्क प्रोडक्शन के बारे में क्या दिया गया उसको देख लीजिए। तो मिल्क प्रोडक्शन 2023 सॉरी यहाँ पे एक प्रोडक्शन दिया गया ना, हाँ मिल्क प्रोडक्शन देख लेते हैं। चलिए मिल्क प्रोडक्शन यहाँ पे दिया है 2023-24 में, ये भी टन में दिया गया, मीट्रिक टन में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जब भी ग्राफ होगा वहाँ पे दिया ही रहेगा किस डाटा में यहाँ पे दिया गया है। तो लगभग ये आपका 968.41 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है 23-24 में। यहाँ पे 22-23 में भी देख लीजिएगा 2774 मीट्रिक टन हुआ था। 21-22 में देखिए आपका 25-10 है, फिर आपका 20-21 में आपका 24-34 है, आपका 19-20 में है 23-21। अब कहिएगा ये सब डाटा याद रखें, नहीं, बस इतना याद रखिए कि लगातार हम लोग पिछले आपका 1 2 3 4 5 साल से क्या कर रहे हैं, जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको उसका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो लगातार हम लोग 5 सालों से मिल्क प्रोडक्शन में क्या होते जा रहे हैं, ग्रोथ देखने को मिल रहा है, वहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है वो किससे हमको दूध का क्या हो रहा है, प्राप्ति हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये जो है ग्रीन कलर का जो दिख रहा है 935.71 यहाँ पे दिख रहा है, वो जो है आपका काऊ है, इंडिजीनियस है, जो कि हम लोग जो गाँव घर का जो गाय होता है ना, वो आपका देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे और भी दिया गया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ काऊ इंडिजीनियस है, काऊ एक्सोटिक करके यहाँ पे दिया गया है, ये होगा। फिर बफलो करके दिया गया है, यहाँ कलर भी एग्जैक्ट थी नहीं पता चल रहा है, देख लीजिएगा यहाँ पे डाटा जो है वहाँ पे आप खुद से भी देख सकते हैं। उतना करंट याद नहीं रखना, मतलब इतना सारा डाटा याद नहीं रखना है कि इससे कितना दूध मिलता है, कम से कम ये डाटा को याद रख लीजिएगा कि गाय से, और ये कोई भी बता सकता है इंडिजीनियस गाय से सबसे ज़्यादा यहाँ पे दूध मिल रहा है। चलिए उसके बाद दूध के बाद अगला नंबर आता है अंडा का। तो अंडा का देख लेते हैं कितना अंडा जो है उत्पादन हो रहा है। तो ये जो है आपको दिया गया है 2023-24 में आपका कितना दिया गया है, 1 लाख, 1 ही लाख है ना, हाँ 1,13,000 मतलब ये लाख में है और फिर ये भी लाख है। यहाँ पे देख लीजिए इतना लाख, मतलब 1,13,004 लाख अंडा है। तो अंडा तो समझ ही रहे हैं, संख्या तो इसका अति होगा, करोड़ में या 10 करोड़ में मिलियन में देता तो पढ़ने में आसानी होता। तो 1,13,000 ना लाख होगा, इतना होगा। तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। हाँ, अंडा का उत्पादन किससे होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है देसी लोकल ब्रीड का जो मुर्गी होती है, उससे सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, अंडा यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। बाकी किससे हो रहा है, उससे यहाँ डक उक से भी हो रहा है थोड़ा बहुत, तो वो चीज़ आपको याद रखना है। बस इतना याद रखना है कि लोकल ब्रीड से हमको सबसे ज़्यादा अंडा यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मीट का प्रोडक्शन जो है वो क्या है। तो मीट का प्रोडक्शन भी साल दर साल यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाँ आप ग्रोथ देख पा रहे होंगे 2023-24 में। ये भी टन्स में दिया गया है 91.13 टन्स जो है वो 2023-24 में मीट का उत्पादन हुआ। और मीट में भी देखिएगा सबसे ज़्यादा पोल्ट्री का है। ऐसा भी अब देखिएगा सबसे सस्ता वगैरह सब में मुर्गी सबका ही आता है ना, तो वो हो गया पोल्ट्री का आपका देखने को मिल रहा है जो कि 38.03% आपका यहाँ पे दिया गया है। फिर पिग का दिया गया है, फिर बफलो का दिया गया है, सिप का दिया गया है, फिर बकरी का यहाँ पे दिया गया है। एक एक करके आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना टन है। तो वही चीज़ बोले कि सबका है ना याद नहीं रखना है कि कितना % किसका मांस खाया जाता है, बस इतना
इतना याद रखिए कि सबसे ज़्यादा मीट में प्रोडक्शन जो होता है वो किससे होता है, पोल्ट्री से ही होता है ना। बाकी सबको है ना, बकरी का कितना करता है, सिप का कितना करता है, वो चीज़ याद रखने का उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पे है ऊन का यहाँ पे दिया गया है कि ऊन का भी प्रोडक्शन लगातार साल दर साल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये भी आप देख सकते हैं। सोर्स भी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किससे कितना ज़्यादा निकलता है। तो ईव्स करके यहाँ पे दिया गया है, वो 101.24 करके दिया गया है। ये दिया गया है लैम्प्स करके यहाँ पे दिया गया है, और ये जो है आपका रैम्स करके RAMS करके दिया गया है, वो चीज़ है। वो केजी में था ना, केजी में था। उसके बाद ईयर वाइज फिश प्रोडक्शन, मछली का प्रोडक्शन जो होता है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे भी ग्रोथ ही देखने को आपको मिल रहा है, और ये भी टन में दिया गया है, यानी कि 2022-23 में अगर आप देखिएगा तो 2.8 टन जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए लगातार 2013-14 से हम लोग ग्रोथ ही देखने को मिला, कहीं तो डिक्लाइन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अब नेक्स्ट स्लाइड जो है उसको यहाँ पे देखते हैं, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर यूज के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले यूरिया है। यूरिया किसका सोर्स है, तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा सोर्स है, और ये जो है प्लांट के ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या करता है, काम करता है, खासकर वेजिटेबल स्टेज में, है ना, मतलब छोटे स्टेज में, यहाँ पे वेजिटेटिव स्टेज, वेजिटेबल में इसका यूज कर रहे हैं, छोटा में। फिर है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है, ये जो होता है ये भी नाइट्रोजन का सोर्स है, और साथ में साथ फॉस्फोरस का ये क्या है, स्रोत है। तो इस तरह से ये भी डेवलपमेंट और एनर्जी ट्रांसफर में क्या करता है, विद इन प्लांट्स में ये क्या करेगा, प्लांट्स के अंदर जो है वो डेवलपमेंट में और एनर्जी ट्रांसफर में ये काम करता है। फिर है NPKs, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम करके दिया गया है। तो ये भी यहाँ पे कौन कौन सा तत्व का यूज हो रहा है, या कौन कौन से तत्व इसमें है, ये तो लिखा ही हुआ है। और ये जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई में क्या करता है, काम करता है। उसके बाद है MOP, म्यूट्रेट ऑफ पोटास करके यहाँ पे लिखा है। तो ये जो है स्ट्रेंथिंग द प्लांट सेल वाल, सेल वाल को क्या करेगा, स्ट्रेंथ करेगा, इंप्रूविंग डिजीज रेजिस्टेंस, यानी कि बीमारी से उसको क्या करेगा, बचाएगा। इसके लिए हम लोग MOP डालते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि कौन सा फर्टिलाइजर का यूज जो है सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। तो फर्टिलाइजर यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है MOP हम लोग लास्ट ईयर का ही देखेंगे, सितंबर जो है 2024 तक का से, यहाँ पे सितंबर 2024 से 25 के बीच का यहाँ पे दिया होगा, 23-24 का ये दिया है। एक देखते हैं, कोई जरूरी नहीं है सबसे ज़्यादा किस फर्टिलाइजर का यूज करें, बस उसको आप देख लीजिए, ठीक ना। MOP यहाँ पे दिया गया है आपका 155 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर में NPKs जो दिया गया है वो आपका दिया गया है 49674, और DAP दिया गया है 42454, और यूरिया दिया गया है आपका 202245। तो सबसे ज़्यादा आप देख पा रहे होंगे हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो किसका है, यूरिया। ऐसा भी ब्लू कलर वाला देख लीजिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है यूरिया का। तो हम लोग जो है यूरिया का सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं, और यूरिया जो होता है वो नाइट्रोजन का सबसे मुख्य स्रोत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये खरीफ फसल के दौरान यहाँ पे दिया गया था। फिर है यहाँ पे आपका ईयर वाइज फर्टिलाइजर का हम लोग कितना यूज कर रहे हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे दिया है, वही ना, कंजम्पशन कितना हम लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो वही चीज़ है, जब यूरिया का हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं खेती में, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ईयर वाइज कंजम्पशन फर्टिलाइजर ड्यूरिंग द खरीफ सीजन। तो खरीफ सीजन में ये दिया गया है। उसके बाद साल भर का यहाँ पे हम लोग कितना कंज्यूम करते हैं, रबी सीजन, सॉरी यहाँ पे केवल रबी सीजन के बारे में दिया गया। तो रबी सीजन में भी देखिएगा तो वही चीज़ होगा, यूरिया का हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करेंगे। उसके बाद आपका सेकेंड नंबर में आएगा आपका DAP का, DAP क्या आएगा, उसके बाद NPKs का आएगा, और लास्ट में MOP का आएगा। तो इस तरह से बस यहाँ पे चूँकि यहाँ खेती ही कम होता है रबी में, तो इसलिए इसका मात्रा भी आपको क्या दिखेगा, कम ही दिखेगा। जैसे यहाँ पे आपका 128,553 था यहाँ पे, और यहाँ पे था 202245, तो यहाँ ज़्यादा था, वहाँ पे क्या है, कम है। तो इस तरह से ये आपका देखने को मिल गया। अब यहाँ पे फर्टिलाइज़र के बाद आगे क्या है वो देखते हैं। हाँ, इरिगेशन के बारे में दिया गया है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो परसेंटेज ग्रोस इरिगेटेड टोटल क्रॉप्स एरिया जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं उसके अनुसार यहाँ पे दिया गया 2022-23 में 17% इरिगेटेड एरिया के अंतर्गत था। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है कि ये जो फिगर है 6.35 फिगर, परसेंटेज ऑफ द ग्रोस इरिगेटेड एरिया ऑफ द टोटल क्रॉप्स एरिया विद इन द बिटवीन क्या है, फ्लक्टोन्स द परसेंटेज ऑफ ग्रोस इरिगेटेड एरिया टू द टोटल क्रॉप्स एरिया हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 14.2% इन 2013-14 से 17.1% 2000, मतलब यहाँ 2013-14 में
अब देखिएगा तो 14.2% था, ये बढ़ के 17.1% हो गया। इरिगेशन का ये परसेंटेज ऑफ ग्रोस इरीगेटेड एरिया टोटल क्रॉप्ड एरिया में दिया गया। तो इस तरह से ग्रोथ कितना इरिगेशन के लिए मौजूद है या कितना एरिया इरिगेशन के लिए, कितना परसेंटेज एरिया जो इरिगेशन के अंतर्गत आता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ईयर वाइज नेट एरिया इरीगेटेड बाई सोर्स, किससे सबसे ज़्यादा सिंचाई किया जाता है। तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा सिंचाई जो किया जाता है वो कैनाल से किया जाता है। आपका यहाँ पे दिया गया 2022-23 देखिए या 21-22 देखिए, तो लास्ट में भी एक भी देखिएगा तो सबसे ज़्यादा कैनाल से दिया गया है। उसके बाद टैंक से दिया गया है, फिर ट्यूबवेल से दिया गया है, फिर अदर वेल से दिया है, अदर सोर्सेस करके यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे कैनाल जो है वो यही है ना, यहाँ पे है कैनाल जो है, आगे कहीं पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा हम लोग जो है नहर से ही क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा सिंचाई करते हैं। उम्मीद करते हैं इस स्लाइड में लिखा हुआ होगा। यहाँ पे देखिए ट्यूब वेल्स आल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल करके यहाँ पे दिया है, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कैनाल जो है यहाँ से अब देख सकते हैं। इस उसको हम स्क्रीनशॉट में नहीं डालें, आसपास यहाँ पे पता चल रहा है कैनाल जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या कर रहा है। ये जो है आपका लगभग ये अदर सोर्स बराबर दिख रहा है। तो अदर में तो बहुत सारा चीज़ आ जाएगा ना, कैनाल तो पर्टिकुलर एक नहर के बारे में बता रहा है, तो अदर में तो 2-3 सोर्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो वो आपको बड़े लग रहा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, लेकिन आप ये एक सोर्स है, इसमें तो बहुत सारे सोर्स क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होता है कैनाल से होता है। सेकंड नंबर में आपका टैंक्स आते हैं। टैंक्स नहीं, अदर वेल्स आते हैं, कुआँ वगैरह आता है, अदर वेल्स करके यहाँ पे दिया। फिर आपका टैंक्स है, ट्यूब वेल्स है। तो इस तरह से यहाँ पे स्लाइड को आप खुद से भी देख सकते हैं, थोड़ा सा, और समझ में ना आ रहा होगा तो खुद से थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद दिया गया ईयर वाइज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, कितना स्टोरेज कर सकते हैं जो फसल है उसके बारे में। तो स्टोरेज करने का अगर क्षमता ज़्यादा रहेगा तो आपके राज्य में जो भी खेती किसानी करने वाले किसान होंगे उसका जो फसल होगा वो बर्बाद नहीं होगा। कभी कभी होता है ना कि सस्ते में चीज़ों को हम लोगों को बेचना पड़ता है, तो स्टोरेज कैपेसिटी होगा तो फसल बर्बाद भी नहीं होगा, और हो सकता है स्टोरेज करके हम लोग उसको रखें तो जब सामान्य कीमत हो जाए तब उसको हम लोग बेच सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 2023 में यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी, ये थोड़ा सा इधर लिखना था, इधर उधर हो गया है, तो 5.66 यहाँ पे लाख मीट्रिक टन्स है, यानी 5.66 लाख मीट्रिक टन्स जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी है यहाँ पे। तो जितना ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी रहेगा उतना ही बेहतर आपका मतलब स्थिति रहेगा, यानी कि फसल का बर्बाद नहीं होगा किसी तरह से। अब यहाँ कुछ कुछ योजना दिया गया है जिसको आप खुद से थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, बेसिक ऊपर से। ये सब योजना कहीं ना कहीं आप पढ़े हुए होंगे, थोड़ा सा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये नया ही योजना है, पुराना ही योजना है, उसको यहाँ पे दिए गए हैं। क्या ग्रोथ हुआ है वो थोड़ा बहुत आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। किसान क्रेडिट के बारे में हम लोग शुरुआती वीडियो में पढ़े थे, तो ये 1998 में ये क्या किया गया था, शुरू किया गया था, और अभी करंट जो है वो KCC होल्डर है 13.46, लेकिन इतना कोई जो है वो एक्टिव नहीं है। उसके बाद यहाँ पे झारखंड कृषि समृद्धि योजना करके यहाँ पे दिया गया है। कृषि समृद्धि योजना जो है उसमें आपका क्या किया गया है, फोकस किया गया है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी कि जो डीजल है, पेट्रोल है, इसके माध्यम से हम लोग जो सिंचाई कर रहे हैं उसको हटा दिया जाए और वहाँ पे सोलर पावर को क्या किया जाए, लाया जाए। तो सोलर, झारखंड का रोल यहाँ पे दिया गया है। झारखंड गवर्नमेंट सपोर्ट द नेशनल गोल ऑफ प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर पावर। तो हम लोगों का देश का टारगेट है कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, उसी में झारखंड भी अपना क्या कर रही है, योगदान दे रही है इस योजना के तहत, झारखंड किसान समृद्धि योजना। मतलब यहाँ पे आपको जो सिंचाई का सुविधा है उसमें डीजल इंजन का प्रयोग ना करके यहाँ सोलर प्लेट का प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दिया गया है। फिर है झारखंड स्टेट क्रॉप रिलीफ स्कीम, यानी कि फसल जो बर्बादी हो रहा है उसके लिए क्या रिलीफ के लिए स्कीम है, उसको वो चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये जो है लैंड ओनर्स और लैंडलेस दोनों को कवर करता है, यानी कि वैसे किसान जिसका खुद का भूमि है वो भी इस स्कीम के अंतर्गत आएंगे, और किसी दूसरे के भूमि में अगर आप खेती कर रहे हैं वो भी इस स्कीम के अंतर्गत आ सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई अगर आप लॉसेस हो जाता है, पानी आ जाता है, जैसे आजकल जो आ रहा है ओला गिर रहा है, तो इस तरह से अगर आपका फसल लॉस हो जा रहा है तो उसमें ये सहायता करेगा। यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रीमियम देना नहीं होता, जैसे कि कभी भी हम लोग क्या करवाते हैं, आपका इंश्योरेंस करवाते हैं, किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करवाते हैं तो कुछ प्रीमियम पैसा हम लोगों को डालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस एक तरह का इंश्योरेंस ही हो रहा है कि अगर आपका फसल खराब हो जाएगा तो हम आपको उसके बदले में कुछ पैसे आपको देंगे। तो यहाँ पे आपका किसी तरह से प्रीमियम आपसे नहीं लिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंस यहाँ पे होता है, सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है टू असिस्ट फार्मर्स फाइनेंशियली व्हेन देयर क्रॉप्स आर डैमेज बाय नेचुरल डिजीजेस, जैसे कि फ्लड हो गया, ड्राउट्स हो गया या हेल स्टॉर्म हो गया, जैसे भी हो गया।
तो कुल मिला के नाम से ही समझ में आ रहा है, हम फिर से यहाँ पे रिपीट कर दे रहे हैं कि बताया गया है कि अगर फसल आपका बर्बाद हो जाता है तो किस तरह से सरकार आपको सहायता करेगी। तो वही चीज़ के लिए स्कीम दिया गया है, बिना प्रीमियम के आपको सहायता दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है लोन माफ़ी का के बारे में दिया गया है कि 26 सितंबर 2024 को ये सरकार जो है बहुत सारे किसानों का लोन माफ़ करते हैं, जिसमें से लगभग 400.66 करोड़ रुपया लोन जो है माफ़ किया गया। पहले जो है 50,000 तक का, जिसमें कितने फार्मर थे तो 1,76,977 फार्मर का लोन जो है माफ़ किया गया। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो पहले लिमिट था 50,000, मतलब 50,000 का लोन अगर आप लिए हैं, किसान हैं, आप नहीं वापस कर पाए तो आपका बदले सरकार जो है आपका पैसा वापस कर दी थी। तो इस लिमिट को बढ़ा दिया गया 26 सितंबर 2024 को, और लिमिट को कर दिया गया 2 लाख रुपया। यानी आप 2 लाख रुपया लेके अगर सरकार का पैसा, बैंक का पैसा नहीं जमा किए हैं तो सरकार जो है आपका पैसा को क्या कर देगी, जमा कर देगी। तो इस तरह की ये स्कीम है। अब नेक्स्ट स्कीम देखेंगे, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर जो है ऐसा करना है जिससे पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि विश्व जो है पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रही है। तो देश के साथ साथ राज्य को भी ये करना है कि अपने राज्य में किस तरह से खेती को इस तरह से बढ़ावा दे कि किसी तरह का किसी पर्यावरणीय नुकसान ना हो। तो इस तरह से यहाँ प्रोमोटिंग इरीगेटेड एक मिनट ये जो है, हाँ, तो दे रहा है प्रमोटिंग इरिगेटेड फार्मिंग सिस्टम। मतलब यहाँ पे दे रहा है कि जो है इंटीग्रेटेड है, सॉरी इरिगेटेड बोल रहे हैं, इंटीग्रेटेड मतलब हम लोग जो खेती कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहा है, इंटीग्रेटेड, यानी पशुपालन कर लिए, मत्स्य पालन कर लिए, इस तरह से और भी चीज़ों को मिला जुला के हम लोग खेती करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, अपना किसानों का भी ग्रोथ करवा सकते हैं। और जैसे कि पशु हो गया तो पशु से जो भी मलमूत्र निकल रहा है उससे हम खाद का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। इंप्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी, जो भी हम लोग पानी का यूज कर रहे हैं उसका एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, तो इससे क्या हो सकता है, जो है पानी का कम खपत होगा और इस तरह से पानी का हम लोग बचाव कर सकते हैं। फिर यहाँ सोइल हेल्थ का मैनेजमेंट करते रहेंगे, हम लोग देखेंगे कि कौन से मिट्टी में किस तत्व का कमी है और वही तत्व हम लोग डालेंगे। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन यूरिया मिल रहा है तो यूरिया का हम लोग डाल ही जा रहे हैं जबकि नाइट्रोजन का वहाँ के कमी ही नहीं है। तो अगर हम उसका जांच कर लेंगे तो पता चल जाएगा कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, तो उन्हीं पोषक तत्वों को हम लोग उस मिट्टी में डालेंगे तो वहाँ उत्पादन जो होगा वो बेहतर होगा। फिर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो ये जो है पीएम किसान तो सभी जानते होंगे, अगर आप गांव घर से हैं तो आपको जो है, या किसान है तो आपको पैसा ये आ रहा होगा। 6,000 सरकार जो है वो पैसा देती है साल भर में, तो 2-2 हज़ार करके 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाता है। और शुरुआत में ये 2 हेक्टेयर से कम किसान, मतलब वैसे किसान जिसका ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है वो लोग इसमें इंक्लूड थे। अब सभी किसानों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और यहाँ संख्या दिया है कितना बेनिफिशियरी यहाँ पे है, तो उतना याद रखना आपको है नहीं, बस इतना याद रखिए कि 6,000 3 इंस्टॉलमेंट में आपको दिया जाता है। और वैसे किसानों को दिया जाता है, मतलब किसानों को दिया जाता है। पहले इसमें एक लिमिट था कि 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को दिया जाना था। फिर है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम, मिस करके यहाँ पे दिया गया, तो बोलता है द इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम ऑफर फार्मर सिग्निफिकेंट बेनिफिट बाय प्रोवाइडिंग क्या है, कॉन्सेंशियली शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन जो है वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कंसेशनल इंटरेस्ट रेट करके बोलता है, अगर 3 लाख तक क्रॉप लोन दिया जाता है, फसल उत्पादन होता है ना कि आपके पास पूंजी नहीं है, तो पूंजी नहीं है तो फसल के उत्पादन के लिए आप क्या कर रहे हैं, बीज वगैरह खरीदने के लिए आप 3 लाख रुपया तक का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे आपका प्रीमियम पर एनम, प्रीमियम बोलते हैं, पर एनम जो इंटरेस्ट लगेगा 7%। अगर रेगुलरली आप पैसा अच्छे से दे रहे हैं तो 4% यहाँ पे क्या कर, 3% जो है वो माइनस कर दिया जाता है और आपको 4% ही इंटरेस्ट लिया जाता है। तो ये जो है आपका यहाँ पे दिया गया। उसके बाद दिया गया है आपका सॉइल हेल्थ कार्ड। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दिया गया है कि अगर हम सॉइल का हेल्थ, यानी कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है ये जान लेंगे तो हम वही पोषक तत्वों को वहाँ पे देंगे, बिना मतलब का वहाँ पे नाइट्रोजन पोटास ये सब नहीं डालेंगे। तो इसलिए हम लोग को क्या किया जाता है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है ताकि पता चले कि किस मिट्टी में किस चीज़ की आवश्यकता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है और भी कुछ दिया गया है, कुछ अगर छूट जाता है हमसे तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, है ना। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन करके दिया गया है। डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसीज, जिससे हम लोग नया टेक्नोलॉजी आ रहा है ना वो सब के बारे में यहाँ पे है। फार्मर सेंट्रिक अप्रोच, कि फार्मर सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए ताकि फार्मर को इसका क्या हो जाए, फ़ायदा हो जाए। फिर डिजिटल इनिशिएटिव किया जा रहा है, डिजिटली हम लोग क्या कर रहे हैं उस पर किसानों तक पहुंच रहे हैं विस्तार करके। डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेस इन एग्रीकल्चर रिसोर्सेस सर्वाइविंग एज अ की टूल्स फॉर एक्सटेंशन एक्टिविटी। तो इस तरह से कोई भी काम है तो डिजिटल सहायता। फिर है अपूर्वा एवाई करके दिया गया है। वाडवानी कृषि
24/7 के दिया गया है, जिसमें इंटीग्रेटेड रियल टाइम न्यूज, यहाँ पे लैंग्वेज जो है अलग अलग लैंग्वेज इंक्लूडिंग तमिल एंड इमेज बेस्ड पेस्ट आइडेंटिफिकेशन फॉर इनहांस इंफॉर्मेशन एक्सेस। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए डिजिटल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सुविधा लेते हैं। आगे यहाँ पे दिया है किसान कॉल सेंटर है। ये सब सारा चीज़ जो है कैसे किसानों तक पहुँचा जाए, किसानों तक इंफॉर्मेशन पहुँचा जाए, उसके लिए बताया गया। फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यहाँ पे दिया गया है टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। मतलब इंडिया के एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए, अत्याधुनिक करने के लिए यहाँ पे फंड दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी आपका फार्मिंग एसेट करेगा। मतलब है 1 लाख करोड़ यहाँ पे दिया गया है। सीधा सा मतलब है आधुनिकीकरण करना। 1 लाख करोड़ फंड इज एलोकेटेड फॉर द लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बस यही याद रखना है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग को एलोकेट करना है, ताकि यहाँ अत्याधुनिक नया जो भी टेक्नोलॉजी है वो आए और उसका उपयोग जो है किसान करे और किसान को उससे क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो ये सब यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो इंक्लूडिंग फार्मर है, एफपीओज है, कोऑपरेटिव्स है, गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो इसको क्या कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। 3% इंटरेस्ट सबमिशन ऑन लोन अप टू 2 करोड़। 2 करोड़ है तो यहाँ पे 3% तक का इंटरेस्ट सबमिशन आपको मिल सकता है सपोर्ट के तौर पे। उसके बाद और दिया गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रेम्यूरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर क्या है, रेजुनेशन RKVY रफ्तार करके दिया है। तो ये भी सब भी है, यहाँ पे भी देखिएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें दिया गया है एम टू स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर फॉरेस्टिंग एग्री बिजनेस एंड इंटरप्रेन्योरशिप। फॉरेस्ट्री में यहाँ पे थोड़ा बहुत सहायता करेगा। दूसरा स्ट्रेंथिंग एग्री बिजनेस इनक्यूबेटर करके यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं ना, उद्देश्य प्रोवाइड ए टाइमली सीड फंडिंग टू सपोर्ट प्रोमोटिंग एग्री बेस्ड वेंचर। मतलब यहाँ पे सीड वगैरह, बीज वगैरह थोड़ा बहुत फंडिंग किया जा रहा होगा। फिर स्टेट झारखंड स्टेट मिलेट्स मिशन करके दिया है। तो यहाँ पे मिलेट्स मिशन योजना एम टू इनकरेज मिलेट्स कल्टिवेशन। मिलेट्स के कल्टिवेशन के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो बढ़ावा है वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर विल रिसीव कैश इंसेंटिव रैंकिंग फ्रॉम 3,000 to 15,000 फॉर कल्टिवेशन क्रॉप्स ग्रेन्स। मतलब कहता है ना, मिलेट्स के उत्पादन के लिए 3,000 से लेकर 15,000 रुपया तक सरकार से यहाँ पे क्या मिल रहा है, बेनिफिट इसको मिल रहा है। उसके सहायता से वो क्या कर सकते हैं, मिलेट्स रोप सकते हैं। अब आगे देखते हैं, बहुत लंबा वीडियो ये तो बन ही गया है, लाइन भी कट गया है, थोड़ा अंधेरा दिख भी रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चीज़ों को समझने में आप इंटरेस्टेड रखते हैं वगैरह, हाँ ना, बाकी चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखता है। देखते हैं लास्ट स्लाइड में कुछ है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन करके यहाँ पे दिया गया है। ये क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओज जो होता है ना, समूह अपना बनाते हैं किसान लोग, वही चीज़ है। इन झारखंड प्ले ए क्रूशियल रोल empowering farmer by collectively addressing production, marketing and resources access। अगर एफपीओ के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत आप रिसर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि किसानों का एक समूह होता है, और किसानों का समूह होता है तो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं या कहीं पे उसको क्या करना है, आपको मार्केटिंग करना है, तो एक समूह होगा तो वो लोग जो है बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अकेले आदमी क्या काम करेगा, लेकिन वही अगर 10 आदमी 15 आदमी मिल जाते हैं तो मार्केटिंग करने में, कोई चीज़ को बेचने में या किसी चीज़ के उत्पादन में बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। इसीलिए एफपीओज वगैरह यहाँ पे बनाए जाते हैं। एक लास्ट योजना जो है वो दिया गया है, किसान समृद्धि योजना। किसान समृद्धि योजना इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव झारखंड एम टू ट्रांजिशन फार्मर फ्रॉम फॉसिल्स फ्यूल्स टू इरिगेटेड सोलर प्लांट। ये भी किसान समृद्धि योजना में भी वही चीज़ है कि आपका जो डीजल इंजन है या कोई दूसरे इंजन का फॉसिल फ्यूल्स का यूज हम लोग कर रहे हैं तो उससे हम लोग शिफ्ट करके सोलर पावर में हम लोग क्या हो जाए, आ जाए। तो इस तरह से यहाँ पे बेनिफिट्स में दिया है, रिड्यूस रियलाइंस फॉसिल फ्यूल्स करके दिया है, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी दिया है, इंप्रूव फार्मर इनकम दिया है, इनहांस सस्टेनेबिलिटी करके यहाँ पे दिया गया है। इन 2024-25 फाइनेंशियल ईयर द गवर्नमेंट एलोकेटेड 80 करोड़ टू सपोर्ट फार्मर। तो 80 करोड़ रुपया यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया गया है किसान समृद्धि योजना के तहत, ताकि लोगों को सोलर प्लेट मिल सके और उसके माध्यम से वो इरिगेशन कर सके और फॉसिल फ्यूल्स जो है उसका जो बर्बादी है वो रुक सके। क्योंकि ये जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं और दूसरे देशों से है ना मंगा के यहाँ पे देने से अच्छा है कि सोलर प्लेट यहाँ पे बना दे, और इससे पर्यावरण का भी क्या होगा, नुकसान नहीं होगा। और दूसरा चीज़ हम लोग का इंपोर्ट का जो बाहर है वो भी थोड़ा बहुत तो कम हो ही सकता है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर्यावरण जो नुकसान नहीं होगा वो चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। लास्ट
लास्ट में कंक्लूजन दिया गया है, तो कंक्लूजन जो है फिलहाल हम लोग अभी छोड़ देते हैं, अगर खुद से पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, एग्रीकल्चर वैसे भी बहुत लंबा चैप्टर था और कुछ यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको बताना बहुत ज़रूरी था। तो वीडियो तो काफ़ी लंबा चला गया है, 48 मिनट के आसपास चला गया है, मोटा मोटी 1 घंटा के आसपास यहाँ पे हम इस क्लास को लिए हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं यहाँ जो भी आपको बताया गया होगा ज़्यादातर चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है, कभी कभी ना स्टूडेंट से इंटरेक्ट डायरेक्ट नहीं होता है तो पता नहीं चलता है कि हम जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कमेंट के माध्यम से ही हम लोग जानते हैं कि कब कोई सी चीज़ समझ में आया कि नहीं। ऑफलाइन क्लास में तो अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है तो तुरंत वो लोग क्या कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं, या क्लास के बाद पूछ लेते हैं। लेकिन ऑफलाइन में तो ऐसा कोई व्यवस्था होता नहीं, सॉरी ऑनलाइन में ऐसा कोई व्यवस्था तो है नहीं। तो कमेंट के माध्यम से ही हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का बात जो है विद्यार्थियों तक पहुंच रहा है कि नहीं। अगर आप पहुंच रहा है, अगर चीज़ों को आप समझ रहे हैं तो आप बताइए कि हाँ हमारे द्वारा जो बताया जा रहा है यहाँ पे जो भी तथ्य हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं। अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे पर्टिकुलर एक टाइम मेंशन कीजिए। टाइम यहाँ पे देता है, जिस समय में आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उस टाइम को, उस टॉपिक को मेंशन कीजिए और बताइए कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। तो कमेंट में हम उसको अगर 2-4 लाइन में समझाने लायक होगा तो आपको हम बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।